प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। आप देखिए, इसमें आपको बता दें कि जो भी प्रश्न हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो सब के सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और कुछ जो प्रश्न बचे हुए हैं वो मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा इसका, वो भी होंगे। इसी तरह से बारी बारी करके मैं आपको जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को देने का काम करूंगा। लेकिन आज का जो प्रश्न है वो पहले लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से आएंगे, चाहे वो छोटे में से हों या बड़े में से हों, उनमें से आएंगे। और जो बच्चे खुद से पहले लेसन से प्रश्न है वो आगे बनेंगे। इसे एकदम पूरे जी जान से एकदम तैयार कर लीजिएगा और अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस अब इतनी बार इसको तैयार कर लीजिए कि आगे आपको एनुअल एग्ज़ाम में भूले ना। तो अब देखिए कि बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि आभासी फल क्या है और सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। तो देखिए, आभासी फल को झूठा फल भी कहते हैं, मिथ्या फल भी कहते हैं और असत्य फल भी कहते हैं। तो आभासी फल को किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, इन चारों नाम से। तो आपको ये तैयारी रखनी है कि ये नहीं कि आपको आभासी फल जैसे यहाँ पे बताया गया है तो आप ये कहिए कि झूठा फल, मिथ्या फल वगैरह तो हम जानते ही नहीं हैं। तो कहने का ये मतलब कि आपको इसके जो और नाम हैं, जिन नामों से पूछा जा सकता है, वो सभी के सभी यहाँ पे हैं। तो आभासी फल को झूठा फल, मिथ्या फल, असत्य फल भी कहते हैं। तो कुछ भी पूछे आपको यही परिभाषा देनी है कि यदि निषेचन के बाद, देखिए निषेचन की क्रिया होती है परागण की क्रिया होती है, परागण क्रिया के तुरंत बाद निषेचन की क्रिया होती है। तो यदि निषेचन के बाद फल जो होता है, फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से होता है, यानी जैसे परागण की क्रिया हुई तो परागण की क्रिया जब हो जाती है तो निषेचन होता है। तो निषेचन के बाद जो फल बनता है तो फल का विकास अंडाशय पे न हो, अंडाशय से फल का विकास न होकर किससे होने लगे, पुष्प के अन्य भाग से, यानी अंडाशय को छोड़कर किसी दूसरे भाग से होने लगे, जैसे पुष्पासन के किसी भाग से होने लगे। तो ऐसे समझ लीजिए। तो यानी लेकिन अंडाशय से न हो, तो अंडाशय से नहीं होगा तो जिस फल में ऐसा होता है उसी फल को क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। यानी निषेचन के बाद फल का विकास अंडाशय में न होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। और यदि अंडाशय से होने लगे तो आभासी फल नहीं कहेंगे, मिथ्या फल नहीं कहेंगे, झूठा फल नहीं कहेंगे, असत्य फल नहीं कहेंगे। अंडाशय से होने लगेगा फल का विकास तो उसे नहीं कहेंगे, लेकिन अंडाशय से न होकर दूसरे भाग से होने लगे तो इसे आभासी, झूठा, मिथ्या, असत्य फल कहेंगे। इसमें मुख्य रूप से पुष्पासन का भाग फल की रचना करता है, यानी अंडाशय नहीं करता है बल्कि पुष्पासन का कोई दूसरा हिस्सा कर सकता है, पुष्पासन का हिस्सा कर सकता है दो फल का निर्माण, यानी फूल से वह फल में बदलता है। अंडाशय के कारण न बदले, अंडाशय से न बदले बल्कि पुष्पासन के किसी भाग से बदल जाए। तो जैसे सेब है, नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है, तो इसमें क्या होता है कि अंडाशय से फल का विकास नहीं होता है, अंडाशय को छोड़कर बाकी यानी पुष्पासन के किसी भाग से होता है। जैसे सेब के फल के, जैसे कहा भी है कि सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, तो ये तो परिभाषा रही कि आभासी फल किसे कहते हैं और इसमें जो फल बनता है वह किससे बनता है। तो ये हो गया कि आभासी फल उसे कहते हैं जिसमें फल का विकास अंडाशय से होता है और अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय को छोड़कर बाकी किसी पुष्पासन के किसी भाग से होता है। तो पुष्पासन के भाग से हो तो उसे आभासी फल कहते हैं। और ये भी पूछा है कि आभासी फल क्यों कहते हैं सेब को, तो सेब को आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण होता है, इसमें फल का निर्माण होता है, सेब के फल का निर्माण में पुष्पासन मुख्य रूप से भाग लेता है इसलिए, लेकिन अंडाशय नहीं लेता है। तो पुष्पासन जब इसमें भाग लेता है इसलिए इस सेब को आभासी फल कहते हैं। यदि सेब में फल का निर्माण किससे हो, अंडाशय से हो, तो इसे आभासी फल नहीं कहते। लेकिन इसमें अंडाशय से न होकर पुष्पासन
के मुख्य रूप से होता है, पुष्पासन से होता है, अंडाशय से नहीं होता है, इसलिए आभासी फल कहते हैं। तो सीधा सीधा बात कि अंडाशय से अगर फल का विकास हो रहा है तो इसका मतलब सत्य फल कहेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने कि नोट में बता दिया है, यहाँ पे तो सत्य फल नहीं कहा था कि उसकी परिभाषा बताइए, इसलिए नोट में उसको डाल दिया है कि आपको अभी का अभी पता चल जाए। तो यदि निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है और पुष्प के शेष भाग गिर जाते हैं, यानी कि फल का निर्माण किससे हो, निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होने लगे, अंडाशय से अगर होता है तो उसी फल को क्या कहते हैं, तो उस फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन अंडाशय से न हो तो असत्य फल कहते हैं, बस वही बात है। तो और बाकी पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, वो झड़ जाता है, गिर जाता है, पुष्प का बाकी हिस्सा गिर जाता है। अब देखिए आगे बता दें आपको कि अगला ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता कहिए या बहुत भ्रूणता कहिए, बातें कही है। तो बहु का मतलब होता है बहुत और भ्रूणता का मतलब भ्रूण। भ्रूण अगर बहुत संख्या में हो तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि सामान्य रूप से एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता या बहुत भ्रूणता कहते हैं। यानी वैसे तो नॉर्मली एक बीज में एक भ्रूण होता है, लेकिन एक ही बीज में यदि एक से अधिक भ्रूण हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण होता है। यदि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणपोष उपस्थित हो जाते हैं तो उसी के कारण क्या होता है कि बहुभ्रूणता, यानी कि बहुत सारे भ्रूण उसमें होते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए इसी को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो किसके कारण बहुभ्रूणता की क्रिया होती है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण बहुभ्रूणता की क्रिया होती है, बहुभ्रूणता की घटना होती है। अब देखिए बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, लेकिन किस में किया था, संतरे में किया था इसकी खोज। अब आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, दो गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन का मतलब मिलने से, यानी मिलने को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक यदि आपस में मिलेंगे तो उसी को क्या कहा जाता है, निषेचन। जैसा कि ऊपर कहा गया कि निषेचन। तो यह क्रिया परागण के तुरंत बाद होती है। तो ये निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं तो उसी को निषेचन कहते हैं। और यह क्रिया किसके बाद होती है, परागण के बाद, यानी पहले परागण की क्रिया होती है और उसके बाद फिर निषेचन होता है। और निषेचन के बाद अब निषेचन किस तरीके से होता है, तो उस फल को कौन सा फल कहते हैं, तो निषेचन के बाद फल का विकास किस भाग से होता है उसी हिसाब से उसे कौन सा फल कहते हैं। और फिर बीज बनता है, तो बीज में यानी कि बीज में जो है वो बहुभ्रूणता की घटना कब घटती है, किसके कारण घटती है, और इस बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी और किस फल पर किया था, ये सारी चीज़ें आप जान गए। अब आप जानेंगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो ये कह सकता है, या तो टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा, या तो फिर कहेगा कि ये इसको परिभाषित कीजिए किसे कहते हैं। जैसे बहुभ्रूणता या बहुत भ्रूणता को इसमें प्रश्न के तौर पे दिया था कि क्या है, इसी को कह सकता है कि इस पर टिप्पणी लिखिए। निषेचन जो है इस पे कह देगा कि ये किसे कहते हैं, ये परिभाषा के तौर पे दिया था, इस निषेचन पे कह देगा कि इस पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से द्विनिषेचन और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो देखिए जब भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष के निर्माण के समय पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी जो पराग नलिका में, जैसे पराग नलिका होती है पुष्प में, तो पराग नलिका में किस समय, भ्रूणकोश के निर्माण के समय, जिस समय भ्रूणकोश का निर्माण होता है, भ्रूणकोश बनता है फूल में, तो उसमें पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक जो होते हैं, दोनों नर केंद्रक जो पराग नलिका में पाए जाते हैं, यदि वो नर युग्मक की तरह काम करने लगें और भ्रूण कोश में
पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचन होता है। एक नर युग्मक का किससे निषेचन हो? अंड कोशिका से। और दूसरा नर युग्मक जो होता है वह द्वितीय केंद्रक से निषेचन होता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। तो ये आप समझे कि एक ही भ्रूण कोश में यदि 2 बार निषेचन होता है तो इसीलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन किसके कारण होता है? जब परागनलिका में दोनों नर केंद्रक यानी 2 नर केंद्रक होते हैं तो नर केंद्रक नर युग्मक की तरह काम करने लगे और एक नर युग्मक किससे क्रिया करे? एक नर युग्मक किससे निषेचन कर दे? अंड कोशिका से। और दूसरा नर युग्मक किससे निषेचन कर दे? द्वितीय केंद्रक से। ठीक ना? तो इसी को यानी कहते हैं क्या? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, या कह सकते हैं कि या एक ही भ्रूणकोश यदि 2 बार निषेचन करने लगे तो इसी को क्या कह सकते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है परागण की क्रिया किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? तो ये परागण पर टिप्पणी भी आपको कह सकता है, या मतलब इसी में से घुमा फिरा के प्रश्न आपका बनाएगा। तो परागण किसे कहते हैं और इसके प्रकार जो होते हैं इसके बारे में बताइए और इसके लाभ हानि भी बताइए। तो देखिए परागण की परिभाषा, परागण कितने प्रकार का होता है और हर प्रकार के अपने अपने जो लाभ और हानि यानी नुकसान होते हैं उसके बारे में भी बताना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। तो परागण किसे कहते हैं? पराग कोश होता है तो पराग कोश में क्या बनता है? परागकण बनता है। और परागकण जब मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, मादा पुष्प यानी जो पुष्प होता है उसके ऊपरी हिस्सा या वर्तिका जो होती है, नली जो होती है अंडाशय की तरफ जो जाती है, तो उसके ऊपर यानी कि जो आपका उसी को बोलते हैं उस नली को वर्तिका बोलते हैं और उस नली के अग्रभाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो अगर वहाँ पर अगर परागकण लग जाए, पहुँच जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी घटना को परागण कहते हैं। यानी परागकण यदि मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसी घटना को परागकण कहते हैं, परागण। अब देखिए परागण के बाद जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर मतलब जो परागकण होता है तो उसी को पुंकेसर कहते हैं। तो परागण के बाद जो पुंकेसर यानी जो परागकण होता है और दल गिर जाते हैं, तो पुंकेसर और क्या होते हैं? और 2 दल का मतलब जिससे पुष्प का रंग पता चलता है, यानी जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं उसे दल कहते हैं। तो पुंकेसर और दल गिर जाते हैं और बाह्य दल या तो गिर जाता है या फल में लिप्त हो जाता है। बाह्य दल का मतलब जो पंखुड़ियों के नीचे जो हरा भाग होता है, जो पंखुड़ी की तरह ही नीचे लटका रहता है, जो डंडी से फूल की डंडी से यानी कि फूल की डंडी जैसे लगा हुआ भाग होता है और हरा भाग होता है, वो मुड़ के नीचे की तरफ जाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो अंडाशय को सुरक्षित रखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाता है या फिर फल में ही लगा रहता है। तो आप देखते हैं कि टमाटर जब फल लेता है, बैगन जब फल लेता है, तो उसमें आप देखते हैं कि हरा भाग उससे लगा रहता है और उसके हरा भाग में ऐसे ऐसे किनारे किनारे होते हैं, उसको हम तोड़ के निकाल देते हैं। तो उसी को बाह्य दल बोलते हैं, हरे भाग को। और दल किसको बोलते हैं? जो वो आपका पुष्प का जो रंग था यानी पंखुड़ी जो थी जिससे हम रंग पता चलता है कि ये इस रंग का फूल है, ये इस रंग का, तो वो उसे दल बोलते हैं। तो इस तरीके से तो बाह्य दल अक्सर क्या होता है कि फल में लिप्त हो जाता है। तो परागण के बारे में आप जान गए और परागण के बाद क्या होता है हल्का फुल्का वो भी जान गए कि परागण के बाद पुंकेसर और दल गिर जाते हैं और बाह्य दल या तो फिर गिर जाता है या तो कभी किसी फल का गिर जाता है या तो फिर फल के साथ ही लगा रहता है। अब देखिए परागण कितने प्रकार का होता है? परागण आपका होता है 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। तो पहले स्वपरागण के बारे में जाना जाए। स्वपरागण किसे कहते हैं?
जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। यानी पौधा एक है, अब पौधा एक है तो उस पर मान लीजिए कि एक ये पुष्प लगा है, तो जब ये पुष्प लगा है तो यदि परागण की क्रिया एक ही पुष्प के एक ही भाग यानी एक ही पुष्प में हो जाए, किसी दूसरे पुष्प पे जरूरत न पड़े, यदि एक ही पुष्प में परागण की क्रिया हो जाए तो इसे बोलते हैं स्वपरागण। या तो फिर पौधा एक ही है, एक ही पौधे में दो पुष्प लगे हैं यानी कई पुष्प लगे हैं, तो पौधा एक ही है, एक ही पौधे के एक पुष्प दूसरे फूल पर, यानी पौधा एक ही है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अगर परागण हो रहा है, खुद में न हो और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर हो, तो इसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। यानी पौधा अगर एक ही हो या तो एक ही पुष्प का परागण एक ही में हो जाए, किसी दूसरे पुष्प में न हो, एक ही पुष्प का अपने में ही परागण हो जाए, तो इसे भी स्वपरागण कहते हैं। या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प से हो परागण की क्रिया, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो, तो उसे भी परागण स्वपरागण कहते हैं। लेकिन पौधा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब देखिए आगे ये है कि तो यही चीज़ है कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, यानी एक ही पुष्प में अगर क्रिया हो जाए परागण की, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। या तो फिर पौधा एक ही होना चाहिए, उसमें जो अलग अलग पुष्प लगे हैं एक ही पौधे के पुष्पों में अगर परागण की क्रिया हो जाए तो उसे भी स्वपरागण कहते हैं। अब इससे लाभ क्या होता है? जो लाभ इससे ये होता है कि इसकी वंशता बनी रहती है, ठीक ना, ये नष्ट नहीं होते हैं, वंशता बनी रहती है। इसमें परागकण अधिक खर्च नहीं होता है, ठीक, और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी एक ही पुष्प में एक ही फूल है, एक ही पौधा है, तो एक ही पौधे के फूलों में आपस में हो गया, या तो फिर एक ही फूल के उसी में हो गया, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और देखिए कि इससे हानि क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसमें नए लक्षण का विकास नहीं होता है, जबकि कुछ नए लक्षण का भी विकास होना चाहिए। इनके पौधे दुर्बल यानी कमज़ोर होते हैं, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, यानी पौधे जल्दी रोगी हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनमें बीमारियां आ जाती हैं। तो स्वपरागण में ये नुकसान होता है आपका। अब अगला जो दूसरा होता है वह क्या होता है? परपरागण। तो परपरागण में क्या होता है कि जब किसी एक पुष्प के पराग कण का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को परपरागण कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है कि देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा पौधा दिया है, एक ही पौधे के फूलों में आपस में हो जाए तो बताया गया है स्वपरागण। एक ही पौधे के एक ही फूल में ही अगर क्रिया हो जाए, किसी दूसरे फूल की भी जरूरत न पड़े, पौधा भले ही एक ही हो, तो भी स्वपरागण कहा जाता है। इसमें क्या है, दो पुष्प हों यानी जाति एक ही हो, लेकिन पौधा एक हो और दूसरा भी हो, तो यानी दो पौधों के फूलों में आपस में अगर होता है परागण की क्रिया तो उसे क्या कहते हैं? सुपर परागण कहते हैं। यानी एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, दूसरे पुष्प मतलब दूसरे पौधे के पुष्प पर, एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो परपरागण कहते हैं। इस घटना को परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए पुष्प को माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। परपरागण के लिए पुष्प को इसमें यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई तितली, कोई कीड़ा आएगा, उस पर चिपकेगा परागकण, और जब दूसरे पौधे के पुष्प पर जाएगा तो उसके शरीर पर लगा रहेगा परागकण, तो वह उसके वर्तिकाग्र पर लग जाएगा, तो उसे परागण कहेंगे। तो ये कौन सा परागण हो जाएगा? परपरागण। यानी इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि देखिए जरा कि
लाभ इससे क्या होता है पर परागण से कि नए लक्षण विकसित होते हैं, अच्छी बात है। और फूल और फल बड़े होते हैं। पर परागण में फूल और फल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तीसरा ये इसमें ये फायदा होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अधिक होती है, यानी जल्दी इससे फलों पौधों में जो इससे पौधे उत्पन्न होंगे, फल बनेंगे, उसमें जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं। और नुकसान इससे भी होता है। नुकसान क्या इसमें होता है? इन्हें माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक माध्यम मिलेगा नहीं तब तक परागण होगा नहीं, तब तक फल लगेगा नहीं। तो इनमें परागकण अधिक खर्च होता है, क्योंकि पूरे शरीर पर जो कीड़े होंगे उनके शरीर पर पूरे पूरे लगे रहेंगे, या तितली है या भौरा है या जो भी कीड़ा हो, मधुमक्खी, तो उनके शरीर पर पूरा लगेगा तो अधिक खर्च होगा। और इसमें पुष्प के रंगीन और सुगंधित होने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है। यानी पुष्प जो होता है रंगीन और सुगंधित होता है तो उसमें अधिक एनर्जी भी खर्च होती है इस क्रिया में। अब अगला प्रश्न ये है महत्वपूर्ण कि असंग जनन किसे कहते हैं? इस पर टिप्पणी भी कर सकता है, तो भी आप इसको लिख सकते हैं। असंग जनन किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए असंग जनन क्या है और उदाहरण से भी समझाना है। तो इसमें बात यह है कि पौधों में जब लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को असंग जनन कहते हैं। जैसे देखिए लैंगिक जनन, युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन, ये किसी न किसी जनन जो ये आपका है, ये क्रिया किसी न किसी क्रिया यदि कोई न कोई क्रिया यदि पौधों में अनुपस्थिति में नए, यानी लैंगिक जनन न हो, युग्मक संलयन न हो, अर्धसूत्री विभाजन न हो, ठीक ना, यानी इस प्रकार की कोई क्रिया जब पौधे में न हो और नए पौधे का निर्माण हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? इसी क्रिया को असंग जनन कहते हैं। यानी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लैंगिक में दो होते हैं आपके, नर और मादा, तो इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन में ही विभाजन हो जाता है उसी का, तो उस तरीके से होता है। लेकिन इसमें किसी की आवश्यकता ना पड़े, किसी की ज़रूरत न हो, पौधे में क्या हो जाए, नए एक पौधे में या अगर इसकी अनुपस्थिति हो, यानी ये क्रिया न भी हो और नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो इसी को बोलते हैं असंग जनन। और इसकी असंग जनन की खोज किसने की थी? विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन दो प्रकार का होता है, पहला है कायिक जनन और दूसरा होता है अनिषेक जनन, अनिषेक बीजता। अब देखिए तो पहले जान लेते हैं कि कायिक जनन किसे कहते हैं। इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है। अब देखिए एक जैसे तना है तो एक तने से दूसरा तना पहले कली जैसा निकलता है, ठीक, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ के क्या हो जाता है, एक तना बन जाता है, एक शाखा बन जाती है या तना बन जाता है। फिर एक जगह से फिर एक कली जैसा निकलता है और वो भी धीरे धीरे बढ़ के एक डंठल या एक तना बन जाता है। तो उसी को कह रहा है कि जब जैसे इस प्रकार के जनन में, कायिक जनन में क्या होता है कि किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, यानी बीज न निर्माण हो बल्कि या तो तने से ही हो जाए या तो फिर पत्तियों से ही हो जाए, तो इसे ही कायिक जनन कहते हैं, जिसमें किसी बीज की आवश्यकता न हो, यानी बीज बने ही न। इसमें क्या होता है, बीज बनता ही नहीं है, तो बीज बनता ही नहीं है तो इसके पत्तियों से ही नया पौधा या इसके तने से ही नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी जनन को कायिक जनन कहते हैं। जैसे आलू में देखिए आपका कोई बीज नहीं, गन्ना में कोई बीज नहीं, लेकिन क्या होता है इसके तने से ही या इसके पत्तियों से ही ऐसे पौधे होते हैं कि इन पत्तियों से ही क्या हो जाता है, नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसी को कायिक जनन कहते हैं। अगला है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता में क्या होता है कि इस प्रकार के जनन जो होता है, इस प्रकार का जनन या प्रजनन बीज द्वारा होता है। जब बीज द्वारा हो, इसमें बीज से नहीं हुआ तो कायिक जनन कह दिया गया, या तो तने से या तो फिर पत्तियों से। इसमें कह रहा है कि बीज से जब होता है
नए पौधे का निर्माण होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। लेकिन अब देखिए, संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन इसमें भी नहीं होता है। देखिए, और बीज से ही हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। उसमें कोई नहीं, न लैंगिक जनन, न युग्मक संलयन, न अर्धसूत्री विभाजन, कोई क्रिया न हो तो क्या बोलते हैं? उसे ही असंग जनन कहते हैं। और असंग जनन दो प्रकार का। असंग जनन की खोज किसने की? विंकलर नामक वैज्ञानिक ने। और कायिक जनन जो है आपका, कायिक जनन होता है पहला, और दूसरा अनिषेक बीज था। तो कायिक जनन में क्या होता है कि तना और पत्ती से ही नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तो कायिक जनन हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बीज से उत्पन्न होता है, और बीज के बनने में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो इसलिए और लेकिन पौधा किससे उत्पन्न होता है? नया अनिषेक बीजता, बीज से उत्पन्न होता है, तो अनिषेक बीजता कहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि परागण या लघु बीजाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करो। तो परागण का है, जैसे पराग कण का है या लघु बीजाणु का है, बातें कही है, तो दोनों नाम में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो पराग कण जब वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो परागण की क्रिया होती है। परागण और पराग कण में ज़रा ध्यान दीजिएगा। पराग कण कौन? जो परागण की क्रिया करता है, जो परागण की क्रिया में भाग लेता है, उसे पराग कण कहते हैं। तो पराग कण को और क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। तो पराग कण एक क्या है? एक वस्तु है जिससे परागण की क्रिया होती है। परागण एक क्रिया है, और पराग कण जो है वह परागण की क्रिया में भाग लेने वाला एक तत्व है। अब देखिए, तो पराग कण या लघु बीजाणु अगर पूछे तो इसकी संरचना, तो संरचना मैं नीचे बनाया हूँ, अभी समझाता हूँ। और तो यह देख लीजिए कि परागण क्या है। पहले ये देखिए, पराग कण जो है, पराग कण नर युग्मकोद्भिज की प्रथम कोशिकीय अवस्था है। यानी प्रथम कोशिका की अवस्था है किसकी? नर युग्मक जो होता है उसकी एक अवस्था है, जिसे क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। यानी यह एक नर युग्मक है, ये कह सकते हैं आप कि पराग कण जो है नर युग्मक की प्रथम कोशिका अवस्था है, या प्रथम कोशिका की एक अवस्था है। और प्रत्येक परागण जो होता है एक कोशिकीय, यानी प्रत्येक पराग कण होगा। यहाँ पे देखिए, पराग यहाँ पे कण होगा। जो प्रत्येक पराग कण जो होता है, जितने पराग कण होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, एक केंद्रक होता है, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका होती है, अगुणित होते हैं, यानी ये फिर विभाजित नहीं होते हैं, और गोलाकार होते हैं। ये इसकी क्वालिटी है, विशेषता है। और जिसकी, यानी इसकी रचना है, यानी रूप है, जिसकी भित्ति, अब उस पराग कण की भित्ति जो होती है, भित्ति मतलब बाहरी जो परत होती है, वह द्विस्तरीय होती है। एक परत होती है, उसके नीचे दूसरी परत होती है, यानी दो परत में होता है कौन? पराग कण। और विभिन्न प्रजातियों में इसका आकार जो होता है लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। एक माइक्रोन में आप जानते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इसमें इंटू 10⁻⁻6 मीटर कर देंगे तो उतना ही मीटर क्या होता है? यानी 20 से 50, 20 इंटू 20 या 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इसका आकार होता है। माइक्रोन की जगह पे आप रख देंगे इसका वैल्यू तब। अब देखिए, परागकण, जो परागकण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। परागकण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो ये देखिए, तो परागकण के कितने आवरण होते हैं? जैसे ऊपर बताया गया, दो परतें होती हैं, इसमें दो भित्तियां होती हैं। भित्ति इसकी यानी जो ऊपर परत होती है वह द्विस्तरीय होती है। पहला जो आवरण यानी पहली भित्ति होती है उसे बाह्य चोल कहते हैं, यानी बाहरी परत। परागकण के ऊपर एक सबसे ऊपर जो परत होती है उसे बाह्य चोल कहते हैं, और उसके नीचे जो होती है परत उसे अंतःचोल कहते हैं। तो यह जो बाह्य चोल होता है वह एक मोटा व खुरदरा भाग होता है। बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ, यानी विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। बाह्य चोल किससे बना होता है? किस पदार्थ से? स्पोरोपोलेनिन
पोलेनिन से बना होता है और इस पदार्थ के कारण ही परागकण गहरे रंग के होते हैं, यानी ये इससे रंग भी निश्चित होता है, गहरे रंग के होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यानी बायोचोल जो होता है वो इस पोलेनिन का बना होता है और इसी के कारण रंग होते हैं और यह क्या होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, यह नष्ट जल्दी नहीं होता है। अब देखिए आगे ये है कि अंतःचोल यानी बाह्य परत के नीचे वाली जो परत होती है उसे अंतःचोल कहते हैं। अब यह क्या होता है कि यह एक पतली, मृदु मतलब मीठी और कोमल झिल्ली नुमा संरचना होती है और यह पराग कण के जीव द्रव को ढके रहता है। यानी कि अब अंदर की जो परत होती है अंतःचोल, यह अंदर के जो जीवद्रव होता है, द्रव, उसको ढके रखती है। अब देखिए, और यह बाह्यचोल की भीतरी परत होती है। कौन? अंतःचोल। तो बाहर क्या है? बाह्यचोल और बाह्यचोल के नीचे अंतःचोल। तो ये भीतरी परत हो गई। और यह परत किससे बनी होती है? किस पदार्थ से? पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। और बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। बाह्यचोल के आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है और अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक लंबी पराग नली के रूप में बाहर निकलती है। अब देखिए बात क्या है, ये रही आपकी, ये मान लीजिए एक आपका क्या है, पराग कण है। इस पराग कण के ये बाहर जो आप ये देख रहे हैं घुमा हुआ भाग, ये आपका क्या है? ये आपका बाह्यचोल है। और बाह्यचोल के ये अंदर जो आप भाग देख रहे हैं ये अंतःचोल है। बाह्यचोल किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। अंतःचोल किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। बाह्यचोल जो होता है यह रंग उपस्थित होता है, यानी ये रंग प्रदान करता है, गहरा रंग देता है और यानी गहरे रंग का होता है और यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है इसी पदार्थ के, यानी बाह्यचोल जिस पदार्थ से बना होता है उसके कारण सुरक्षित रहता है। और यह ऊपर का भाग थोड़ा खुरदरा भी होता है और मोटा भी होता है, जिसके कारण यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अंतःचोल के बारे में बताया गया कि यह अंतःचोल किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज से बना होता है और यह पतला होता है। इसकी बाह्य परत मोटी होती है, ये थोड़ी पतली होती है, मीठी होती है, कोमल होती है, झिल्ली नुमा संरचना होती है। ठीक। और ये क्या होता है कि अंदर के ये जो जीव द्रव्य हैं इनको ढके रखता है, सुरक्षित रखता है। और अब क्या है कि आगे ये जो बाह्यचोल में कुछ छिद्र होते हैं, बाह्यचोल में कुछ छिद्र होते हैं और इसी छिद्र से जनन, यानी जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। अब इन छिद्रों को क्या कहते हैं? जैसे जो बाह्यचोल में कुछ छिद्र होते हैं जनन छिद्र कहते हैं। इसी को पार करके अब क्या होता है कि और इसमें स्पोरोपोलेनिन यानी कुछ हिस्सों में ऐसा होता है कि स्पोरोपोलेनिन उपस्थित नहीं रहता है और वो क्या होता है कि अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में होकर, यानी जनन छिद्र ये जो है इसमें होकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक लंबी पराग नली के रूप में फिर बाहर निकल जाते हैं और जिससे क्या होता है, ये पराग कण जो होते हैं इसके ये मुख्य आवरण है। और इसके बारे में ये हो गया। अब जो है इसके बाद जो बचा हुआ जो भी अन्य जो प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से थे, उनको भी आगे देने का काम किया जाएगा। आप इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।